हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका दूसरा लेसन शुरू किया हुआ है। फर्स्ट लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो दूसरा लेसन है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, इस लेसन का कुछ भाग हम कर चुके हैं। जितना हम कर चुके हैं अब उससे आगे की हम लोग बात करेंगे। तो जो हमने शुरू किया था, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, यानी कि आधारभूत आंकड़े, यानी जो प्राइमरी डाटा होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। 3 मेथड्स उसके: पर्सनल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रो, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। इसके बाद आपका टेलीफोनिकली इंटरव्यू। ठीक है। तो इन तीनों विधियों में हम लोग जो पहला मेथड है पर्सनल इंटरव्यूज, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये हमने शुरू किया था। इसका जो पहला पॉइंट है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद इसके जो 2 मेथड बचते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंस, यानी कि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना इकट्ठी करनी जाती है। तो अब हम 2 मेथड्स की बात करेंगे। तो दूसरा मेथड जो इसमें हम लोग शुरू करते हैं, दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो सबसे पहले बेटे बात करेंगे जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या करते हैं, जिस इकाई के बारे में हमें सूचना लेनी होती है उस इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं, सूचना ले लेते हैं। ठीक है ना। पर जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होता है, इसमें हम लोग जिस इकाई के बारे में हमें सूचना लेनी है उस इकाई से संपर्क स्थापित न करके, उस इकाई के से संपर्क स्थापित न करके जो उस व्यक्ति या उस इकाई के बारे में जानता है उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं। वो कौन होता है, विटनेस होता है, साक्षी होता है। अब ये साक्षी कौन है, जो दूसरे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। तो इस विधि का हम लोग प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे हम लोग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें वहां के जो श्रमिक होते हैं, वहां की जो श्रमिक है उनकी आर्थिक स्थिति का हमें पता लगाना है। ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मजदूरों से सीधा, यानी कि श्रमिकों से सीधी बात ना करके जो उस फैक्ट्री का मालिक होता है या उनके जो श्रमिक संघ होते हैं, यूनियंस होती हैं, उसकी यूनियन से बात करते हैं और श्रमिकों की जो आर्थिक स्थिति उसके बारे में पता लगा लेंगे। ठीक है ना। तो ये किसमें हम यूज करते हैं, जो प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में। ठीक है। उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा। अब जो ये विधि कहाँ के लिए उपयुक्त है, स्टेबिलिटी यानी कि उपयुक्तता। जब हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो विधि कहाँ पर उपयुक्त रहेगी। सबसे पहले बेटे, अनुसंधान का क्षेत्र अधिक व्यापक हो। ठीक है। अगर अनुसंधान का एरिया बहुत बड़ा है, प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ये मेथड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ये मेथड आपका बढ़िया रहेगा। इस विधि से आसानी से ऐसे व्यक्ति से, ऐसे विटनेस से, ऐसे साक्षी से आप सूचना आसानी से ले सकते हैं जो उन इकाइयों के बारे में जानता है जिनके बारे में अपनी सूचना इकट्ठा करनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, संबंधित उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो। देखिए, आपको जिस इकाई के बारे में सूचना लेनी है, जब आपके लिए ऐसा संभव ना हो कि आप उस इकाई से संपर्क स्थापित कर सकें या उससे मिल सकें, तो फिर आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं जो उसके बारे में जानता है और आप उसके बारे में सूचना ले लेते हैं। तो ऐसे उसके लिए विधि बहुत बढ़िया रहेगी, उपयुक्त है। इसके बाद है संबंधित उत्तरदाता। जो तीसरा पॉइंट है, संबंधित उत्तरदाता अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ है। देखिए बेटा, आप जिस तरह की सूचनाएं चाहते हैं, आपको लगता है जिससे आपको सूचना लेनी है वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके। ठीक है। जैसे हम लोग श्रमिकों की बात कर रहे थे, फैक्ट्री की बात कर रहे थे कि अगर आप उन्हें सूचनाएं लेना चाहते हैं तो क्या आपको उनकी भाषा ज्ञान ना हो, या आप जो समझना चाहते हैं आपके उन प्रश्नों को उत्तर वो आसानी से ना दे पाए। क्यों? क्योंकि वो इग्नोरेंस है, इस बारे में उनकी अज्ञानता है। ठीक है ना। तो जहां पर उत्तरदाता अज्ञान होता है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं जो उस इकाई के बारे में आपको सूचना आसानी से दे पाता है। तो वहां पर ये विधि बढ़िया रहेगी। इसके बाद क्या है, अगर आंकड़े जटिल किस्म के हो तथा उन्हें विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। देखिए, कई बार जब आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो आंकड़े इतने
सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं कि जो उत्तरदाता है उनके उत्तर नहीं दे पाता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप राय ले लेते हैं, उनसे उनको ओपिनियन मिल जाता है, राय मिल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में भी जो ये विधि उपयुक्त रहेगी, उनसे मानिए प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इसके बाद बात करेंगे बेटे हम लोग मेरिट्स की। मेरिट्स, इस विधि के गुण क्या है? गुण क्या इस विधि के? विस्तृत क्षेत्र, वाइड कवरेज। अगर बेटे एरिया बहुत बड़ा है, अगर एरिया बहुत बड़ा है, विस्तृत क्षेत्र है, तो विस्तृत क्षेत्र के लिए ये भी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि फिर आपको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी इकाई से आसानी से स्थापित कर लोगे जो दूर दूर फैले हुए उन इकाइयों के बारे में जानता है, और आप आसानी से उस व्यक्ति की सूचना ले सकते हो। तो विस्तृत एरिया के लिए विधि बहुत बढ़िया है, वाइड कवरेज। दूसरा क्या? कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव। देखिए इस विधि में खर्चा भी कम होता है। खर्चा भी कम होता है क्योंकि आपको प्रत्येक इकाई से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित नहीं करना है, केवल आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो उन सभी इकाइयों के बारे में जानता है, जिसके बारे में आपको सूचनाएं लेनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको खर्चा भी कम लगेगा। तीसरा क्या है? सरलता। बड़ी आसान विधि है, सिंपल मेथड है ये। आसानी से आप जिन प्रश्नों को चाहते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो उस विटनेस से, साक्षी से आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से ले पाते हैं। तो बड़ी सरल और सिंपल मेथड है ये, आसान विधि है, आसानी समझ आ जाती है। इसके बाद क्या? विशेषज्ञों की सम्मति, एक्सपर्ट ओपिनियन। जो सबसे खास बात क्या है इस विधि की? अगर आपको आवश्यकता हो, जरूरत हो, कहीं ना कहीं इसमें आप जो विशेषज्ञ होते हैं उसका ओपिनियन भी इस विधि में आपको हासिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको बेटे जिन इकाइयों के बारे में सूचना लेनी है उनसे संपर्क तो करना ही नहीं आपको। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो उन इकाइयों के बारे में जानते हैं, तो उनके विचार आपको मिल जाते हैं। तो इस कहने का अभिप्राय क्या है? जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सलाह भी आपको इसमें आसानी से मिल जाती है। इसके बाद क्या है? निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बायस। इसमें बेटे निष्पक्षता रहती है। जो कहीं ना कहीं जो सूचना लेने वाला है, अनुसंधान करता है, उसकी जो बायसनेस है, ठीक है, उसके पक्षपात के पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सूचना आपको कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से दे देता है, ठीक है। तो ये विधि निष्पक्ष विधि है, फ्री फ्रॉम बायस है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा डीमेरिट्स की। अवगुण क्या है इस विधि की? अवगुण क्या? सबसे पहले बेटा शुद्धता की कमी, लेस एक्यूरेट। बिल्कुल बेटा सही है। ये जो ये विधि है, ये मेथड है, कहीं ना कहीं जो पिछला मेथड था, कौन से वाला? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसके मुकाबले जो सूचनाएं आती हैं वो लेस एक्यूरेट होती है, शुद्धता की कमी रहती है। क्यों कमी रहती है बेटे? क्योंकि बेटे जिस इकाई के बारे में आपने सूचना लेनी है उससे तो आपने संपर्क स्थापित किया ही नहीं, तो दूसरा व्यक्ति आपको सही सूचना दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी का अभाव है, एक्यूरेसी का अभाव रहता है, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या आपका? लेस एक्यूरेट है, शुद्धता की इसमें कमी होती है। दूसरा क्या? पक्षपात, बायस, पक्षपात, ये हो सकता है। देखिए क्योंकि आपने जिस इकाई के बारे में सूचना लेनी है उससे संपर्क स्थापित किया नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं कम जानकारी, अगर आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं जो उन इकाइयों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं आपको सूचना देने के लिए तैयार रहता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके प्रभावों का, जो उसके विचार होते हैं, उनके विचारों का प्रभाव सूचना पर पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है इसमें? पक्षपात आ जाता है, बायस आ जाती है। जो सूचना देने वाला है, साक्षी है, उसकी बायसनेस का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये भी इसका एक अवगुण है। इसके बाद क्या है बेटे? गलत परिणाम, रॉन्ग कंक्लूजन। ये क्या है? जब मेरे बेटा जो सूचना देने वाला है अगर वो बायस होगा, पक्षपात बरतेगा, ठीक है ना, सही सूचना प्रोवाइड नहीं करेगा या उनके बारे में सही तरीके से जानता नहीं है, तो बेटा जो परिणाम होंगे, जो इस विधि द्वारा जो परिणाम होंगे वो गलत भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर इस विधि जो परिणाम आते हैं वो गलत परिणाम आने की संभावनाएं बनी रहती है। ये भी क्या इसका एक अवगुण है, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड आपको। इसके बाद मेरे बेटा जो तीसरा मेथड है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, यहां पर शुरू हो चुका है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, इनकी स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना इकट्ठी करना। ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान करता है
अनुसंधान करता होता है जब उसे लगातार निरंतर सूचनाएं चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो जिस एरिया से उसको सूचनाएं चाहिए वहां पर किसी लोकल व्यक्ति को या जो इन्फॉर्मर होते हैं, जो सूचना देने वाले होते हैं, उनको डेप्यूट कर देता है, लगा देता है, संवाददाता लगा देता है जो उसको लगातार सूचनाएं देते रहते हैं, जिससे उसका काम चल जाता है। दोबारा समझाता हूं मैं क्या होता है इसमें। जो ये मेथड होता है स्थानीय स्रोतों में संवाददाता सूचना प्राप्ति, इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता क्या करता है, जो लोकल एरिया होता है वहां के किसी लोकल व्यक्ति को डेप्यूट कर देता है, लगा देता है कि उसे लगातार सूचनाएं देते रहे, या किसी संवाददाता को डेप्यूट कर देता है, ठीक है ना, जिससे उसको क्या होता है, लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो यह विधि कहां के लिए उपयुक्त है बेटे? यह विधि कहां बढ़िया रहेगी आपकी, उपयुक्त कहां रहेगी? यदि आंकड़ों के निरंतर संकलन की आवश्यकता हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो अनुसंधान करता है, अगर उसे लगातार निरंतर आंकड़े चाहिए होते हैं तो ये मेथड बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसने जो संवाददाता है वो लगा रखे हैं, यानी कि जो लोकल व्यक्ति है उसको डेप्यूट करके रखता है, जो उससे लगातार सूचनाएं देता रहता है। जब निरंतर आंकड़ों की जरूरत रहती है तो यह विधि आपकी उपयुक्त रहेगी। दूसरा क्या है इसमें आपका, आंकड़े इकट्ठा करने का क्षेत्र अधिक व्यापक हो। अगर एरिया बहुत बड़ा है, अगर एरिया बहुत बड़ा है तो ऐसी अवस्था में यह विधि बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो लोकल न्यूज एजेंट होते हैं कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे लगातार सूचनाएं प्रोवाइड करते रहते हैं दूर दूर एरिया में घूम घूम कर। तो ऐसी व्यवस्था में भी यह विधि उपयुक्त रहेगी आपकी। तीसरा क्या है, आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन द्वारा किया जाना हो। तो बेटे इस मेथड का प्रयोग कब किया जाता है? जो न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं, ठीक है, इसके अलावा रेडियो है, टेलीविजन है, इनको लगातार सूचनाएं चाहिए होती है, क्योंकि लगातार इनके जो कार्यक्रम है वो प्रकाशित होते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, डेली न्यूज़पेपर आपके डेली आते हैं, मैगजीन्स महीने बाद वीकली आती रहती हैं, रेडियो पर लगातार सूचनाएं चाहिए, टेलीविजन पर भी लगातार न्यूज चैनल जो लगातार सूचनाएं देते रहते हैं। तो यह विधि कहाँ उपयुक्त रहेगी? अगर आपको जो सूचनाएं पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन द्वारा इनका प्रयोग किया जाना हो तभी वहां पर यह विधि उपयुक्त रहेगी। इसके बाद है, सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। देखिए, जब आप इसी विधि द्वारा जब आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं, सूचना इकट्ठा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन आंकड़ों में शुद्धता की कमी रहती है, ठीक है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए पर आपको इतनी शुद्धता की जरूरत नहीं हो। मतलब आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे, अगर कम एक्यूरेट भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो यह विधि है बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स, गुण की। गुण क्या है इस विधि के बेटा? पहला बेटा मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या होता है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चीली। इस मेथड द्वारा जो भी आपको सूचनाएं मिलती हैं, क्योंकि लगातार आप सूचनाएं लेते रहते हैं, तो कम पैसों पर भी, मतलब कम पैसों पर भी, मतलब कम खर्चा करके भी आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहती है। कहने का मतलब क्या है, जो इस विधि का जो गुण है वो क्या है? इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है, कम खर्चीली है, खर्चा कम होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है विस्तृत क्षेत्र, ये भी गुण है इसके। अगर एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, वाइड कवरेज है, तो वहां पर से भी आपको आसानी से सूचनाएं लगातार मिलती रहती है। ये भी इस विधि का एक गुण है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये क्या है? कंटिन्यूटी मीन्स आपको जो सूचनाएं चाहिए होती है, जो कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं, लगातार आपको सूचनाएं निरंतर प्रोवाइड करते रहते हैं, ये भी इस विधि का एक गुण है। इसके बाद है विषम परिस्थितियों में उपयोगी। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां हो जाती है जहां पर आंकड़े इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जो विपरीत परिस्थितियां होती है, विषम परिस्थितियां होती हैं, ऐसी अवस्था में भी इस मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहती है, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है? डिमेरिट्स, अवगुण क्या है इस विधि के? अवगुण, अवगुण की बात करेंगे। कहता मौलिकता में कमी, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। देखिए, इस मेथड में जब आप इस मेथड द्वारा आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो इसका गुण, पहला गुण क्या? मौलिकता में कमी। क्योंकि इस विधि द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिस इकाई के बारे में आपको सूचना नहीं है उससे संपर्क स्थापित किया नहीं जाता, ठीक है ना। तो दूसरे व्यक्ति से आप संपर्क स्थापित कर रहे हैं ना इसमें, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं इस मेथड में वो ओरिजिनल नहीं होते, मौलिक नहीं होते। दूसरा, एक रूपता का अभाव। अब जो इस विधि द्वारा जो आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे वो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसमें एक रूपता का अभाव होता है।
एकरूपता का अभाव क्या होता है? क्योंकि जो संवाददाता एक ही सूचना जब आप विभिन्न संवाददाता, जो विभिन्न कोरेस्पोंडेंट्स जब अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग संवाददाता अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग सूचना इकट्ठा करते हैं, तो उन सूचनाओं में एक रूपता का अभाव पाया जाता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जिससे आप तुलना करना संभव नहीं होता ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक और कमी क्या है इसकी कि जो आंकड़े इकट्ठा इस विधि द्वारा होते हैं वो एक रूप नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। तीसरा क्या है, शुद्धता की कमी, लेस एक्यूरेट। इस विधि द्वारा बेटे जो भी आंकड़े इकट्ठे होंगे, जो लोकल कोरेस्पोंडेंट आपको सूचना प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होती है, लेस एक्यूरेट होते हैं, इनमें शुद्धता का अभाव होता है, सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये बेटा इसके अवगुण थे। हाँ मेरे बेटा, आज हमारा ये जो पर्सनल इंटरव्यूज था, जो हम प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधियों की बात कर रहे हैं। 3 मेथड्स मेन है इसके, ठीक है। 3 मेथड में से जो पहला मेथड है, ठीक है, पहला मेथड जो पर्सनल इंटरव्यूज है, व्यक्तिगत साक्षात्कार था, इसके 3 पार्ट थे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें आप जिसके एक बार सूचना लेते हैं उसे सबक स्थापित करते हैं, ये हम कर चुके हैं। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या किया हमने, जिस इकाई के बारे में हमें सूचना चाहिए उसे सबक स्थापित ना करके जो उस इकाई के बारे में जानता है, विटनेस होता है, उसे सबक स्थापित करते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट, ये भी आज हमने कर लिया है। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा आसान सा प्रश्न है, 1-2 बार आप इसको सुनेंगे तो आपको बेटे आसानी से ये याद हो जाएगा। धन्यवाद।